भर में पेट्रोलियम डीलर्स की हड़ताल। सुबह से पेट्रोल नहीं, कभी इधर और कभी उधर जा रहे हैं। खुदारा वहाँ पे रहम करें। पाकिस्तान दुनिया का चौथा महंगा तरीन मुल्क बन गया। 6000 अरब में से 3000 अरब से चला जाना है उनके लिए हुए कर्जों की किस्तों के ऊपर। 63% कर्जे में इजाफा हुआ है पिछले 3.25 सालों के अंदर। 2008 से और 2018 के बीच में 4 गुना ज्यादा पाकिस्तान का कर्जा बढ़ा। आज पाकिस्तान को कर्जिस्तान किसने बना दिया है? IMF के साथ हमारे जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं। पेट्रोलियम लेवी जो है 4 रुपये हर महीने हमने बढ़ाना है। एक बिल अभी आएगा आपका और आपके कहीं कहीं सेल टैक्स बढ़ाया जाएगा। ये गुमान है कि महंगाई कम होती है तो मैं उसको डिसअब्यूज कर देता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सचेंज रेट पॉलिसी है, प्राइस डिटर्मिनेशन है, उसकी भागदौड़ जो है वो उनके अपने पास ही होनी चाहिए एज ऑटोनमस बॉडी। इकॉनमी तो हो जानी चाहिए ना, अगर अच्छे बोर्ड वाले हैं तो वो उसको ठीक मैनेज करेंगे। तो शराय सूद जो है उसकी मद में हुकूमत को तकरीबन 400 अरब रुपए मजीद इंटरेस्ट देना पड़ेगा। गवर्नर स्टेट बैंक पाकिस्तान में वाइसराय की हैसियत इख्तियार कर लेंगे, जिनको पाकिस्तान की पार्लियामेंट भी कोई सवाल नहीं पूछ सकेगी। पाकिस्तान की मईशत जो है, गवर्नर साहब बड़ी जबरदस्त मॉनेटरी पॉलिसी भी ले आएंगे, शौकत तरीन फिस्कल पॉलिसी भी ले आएंगे। महंगाई अरूज पर है, कोई पूछने वाला नहीं। चंद माह के बाद एक शायद हमें टैरिफ राइज करना पड़े। तेल दुगना, कोयला दुगना, गैस दुगनी से भी ज्यादा। तो ये सारी दुनिया का मसला इस वक्त। नून लीग का दौर याद कराओगे तो लोगों को 5.8% ग्रोथ याद आएगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इतना पैसा नहीं है अपने मुल्क को चलाने के लिए, और जिसकी वजह से मैं कर्जे ले रहा हूँ। छीन रहा है कप्तान रोटी कपड़ा और मकान। अस्सलाम वालेकुम, आप देखें ब्रेकिंग पॉइंट, मैं हूं मोहम्मद मालिक। सारे मुल्क में आज लोग या पेट्रोल पंप्स की लाइनों में लगे हुए या बिल्कुल परेशान नहीं है। नलकों में पानी नहीं है, चूल्हों में गैस नहीं है। एक पेट्रोल था, पेट्रोल भी आज पूरे मुल्क में एक मुसीबत पड़ी हुई है। महंगाई का तबाही का वाला हाल हुआ है, और जब गवर्नमेंट की बातें सुने कहते हैं सब अच्छा जा रहा है। आज का हम जो प्रोग्राम हम कोशिश करेंगे ज़रा समझ लें कि हमारी माशी सूरत हाल इस वक्त है क्या पाकिस्तान माशी तौर पर ऐसे गड्ढे में जा रहा है जिससे निकलना पॉसिबल हो भी सकेगा या नहीं हो सकेगा। क्योंकि जो गवर्नमेंट की पॉलिसी नज़र आती हैं, मैं एक डेफिनेटिव स्टेटमेंट नहीं देना चाहता, लेकिन बहुत परेशान सूरत हाल है। एक सर्वे भी हुआ है अभी इप्सॉस का, ये दुनिया की टॉप 3 कंपनीज़ हैं, उनमें से एक कंपनी है जो सर्वेज और उसमें करती हैं। उसने भी जो सर्वे आया है वो बड़ा अलार्मिंग, उसकी जो सेंटिमेंट है उसके मुताबिक पाकिस्तान में 63% जो लोग हैं वो समझते हैं कि अगले आने वाले 6 माह और भी बुरे होंगे। सबसे ज़्यादा जो इनसिक्योरिटी है वो लोगों को अपनी नौकरियों के बारे में है और महंगाई के बारे में है, किसी की नहीं है। और जो कॉन्फिडेंस इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इंडेक्स, वो इस वक्त इमर्जिंग मार्केट्स, जिस तरह आप उसमें इमर्जिंग मार्केट में इंडिया भी आता है, टर्की, चाइना सब आते हैं, उसमें हम लोएस्ट पे आ गए। जब परफॉर्मेंस इंडेक्स जो IMF ने एक बनाया है, गवर्नमेंट इफेक्टिवनेस इंडेक्स, यानी कि हुकूमत कारकर्दगी में कहाँ खड़ी हुई है, उसमें 192 ममालिक में से हम 130वें नंबर पे हैं। कंपैरिजन दे दूं, इंडिया जौन सा है वो 59 नंबर पे है, तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कहाँ पे हैं। IMF खुद कहता है कि आपकी गवर्नेंस बिल्कुल पैथेटिक है, गवर्नेंस चल रही है। आज एक आर्टिकल भी शिकायत शब्बर साहब ने, जो फॉर्मर चेयरमैन FBR थे इसी गवर्नमेंट के, उन्होंने भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा कि जी सबकी नज़र है डॉलर पे, हम रोज़ रो रहे होते हैं, चीख रहे होते हैं। उन्होंने कहा डॉलर के तो आप छोड़ें, आप अपने डोमेस्टिक डेट की ज़रा बात कर लें, जो आपका रुपए के अंदर कर्जा है। 127 अरब इस वक्त हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ आ गई हैं, जिसको डॉलर टर्म में कहने, डॉलर में जो हमारा कर्जा बनता है वो 127 अरब डॉलर बन चुके हैं। जो रुपए में आ जाएं तो वो माशाल्लाह हर मार्च 2021 तक 25,000 अरब पे था, यानी कि 2.5, वैसे अब 2.6 के करीब ट्रिलियन हो चुका हुआ है। इसमें हर साल इजाफा होता है 1500 से 200 अरब का, लेकिन और हर साल हम तकरीबन 2000 अरब पेमेंट्स देते हैं इंटरेस्ट की। मैं आपको नंबर्स इसलिए बता रहा हूँ, आपको ज़रा अंदाज़ा हो जाए ग्रेविटी का। इमरान खान साहब ने भी कहा कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम हुकूमत क्या चलाएँगे। लेकिन जो अभी 1.5% इंक्रीज़ हुआ है, जो इंटरेस्ट पॉइंट रेट इन्होंने इंक्रीज़ किया है, इसका जो एडिशनल कम अज़ कम खाली हमारे इंटरेस्ट में लोकल में 500 अरब और ऐड हो गया गवर्नमेंट के डेट के अंदर, जो लोकल डेट है। यानी कि अगर पेट्रोल बढ़ा के तरीन साहब 600 अरब रुपया इकट्ठा करेंगे हमारे से, तो वो पहले ही ऑफसेट हो गया, उसमें 500 अरब तो यहीं से कर्ज़ों की जो सी इंटरेस्ट पेमेंट है लोकल, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। जो हमारी डेट सर्विसिंग है, जिसको हम कहते हैं कि जी सूद को हम प्रिंसिपल और बिला बुलू के रिटायर कर रहे होते हैं, हमारी टोटल रेवेन्यूज़ का 50% से ज़ायद सिर्फ कर्ज़ों की अदायगी में जा रहा है। ये है आज की सूरत हाल जो हम खड़े में। फिर जब हम गवर्नमेंट की बात करते हैं तो हमने देखा कि एक्सपेंडिचर्स में कोई कमी नहीं है।
बिजली की बात करते हैं, हमें बताया जाता है जी तेल महंगा हो गया, ये महंगा हो गया, लेकिन ये नहीं हमें बताया जाता कि रीजन का, मेरे पास अभी एक चार्ट है, मैं अपने प्रोड्यूसर साहब को कहूँगा चला दें, जो हमारे लाइन लॉसेस हैं वो रीजन में सबसे ज़्यादा जा रहे हैं। 10% तो हम शॉर्ट रिकवरी करते हैं बिलों में, उसमें 18 के करीब आप लाइन लॉसेस लगा ले तो 28-29% आपके ये लॉसेस हैं जिन पर 3.5 सालों में कोई कमी नहीं आई। तो जहाँ भी हम देखें, अगर आप दुनिया में कोविड छोड़ दें, उसके भी फैक्टर्स ले लें, इन्फ्लेशन ले लें, तो नज़र आता है कि हमारी जो इनएफिशिएंसी है गवर्नमेंट की और जो महकमे हैं उसमें कोई भी बेहतरी नहीं आ रही। स्टेट एंटरप्राइजेस, हर साल जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं 500 अरब से ज़्यादा, सिर्फ 15 कंपनीज उसमें से ऐसी हैं जो 500 अरब से ज़्यादा हर महीने हमें टीका लगता है। और 1.5 के 1.6 ट्रिलियन में मैं फिगर रीचेक कर लेता हूँ, वो इस वक्त तक क्यूमुलेटेड इनका डेट भी है, लॉसेस वगैरह मिला के, जहाँ देखें अरबों खरबों शरबों। और जब गवर्नमेंट की हम बातें सुने तो वो या ब्लेम करती हैं पिछली गवर्नमेंट को या उससे पिछली गवर्नमेंट को, लेकिन अपनी एफिशिएंसी वो क्यों है। और आज जो पेट्रोल पे हो रहा है, हड़ताल अनाउंस कर दी कि जी जो डीलर्स कहते हैं कि हमें आप 6% मार्जिन दें, गवर्नमेंट कहती है कि ये जो सा है तकरीबन 8-9 रुपये का फ़र्क पड़ जाएगा, तो 9% पे वो कहते करें हम इस पे ये भी नहीं देंगे। अब देखें क्या होता है, हम अभी बात भी करेंगे डीलर एसोसिएशन के चेयरमैन से। लेकिन ओवरऑल आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या माशी तौर पे अंग्रेज़ी में वर्ड होता है गोइंग कंसर्न, अगर पाकिस्तान एक कंपनी होती तो क्या आज ये भी एक गोइंग कंसर्न है या नहीं है। ताल्लुकात का हमारा ये हाल है कि सऊदी अरेबिया ने हमें रिसेंटली वादा फिर किया था डेफर्ड पेमेंट का, और कि 1.2-1.3 बिलियन उन्होंने कहा था हम जमा भी करा देंगे। वो दोनों मुआहदे अभी तक सामने मटीरियलाइज़ नहीं हुए। कहाँ पे खड़े में हम माशी तौर पे, और क्या जेन्युइनली हम परेशान, हमारे हो गया वक्त हम परेशान हो। प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि बिल्कुल घबराना नहीं है, लेकिन क्या अब हम घबराना शुरू कर दें। हमें ज्वाइन किया हुआ है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल ने, PMLN के मर्जी रहनुमा हैं, फॉर्मर फेडरल मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मुझे स्टूडियो में शहबाज राना साहब, वेरी सीरियस किस्म के इकनॉमिक जर्नलिस्ट हैं, अपना शो भी करते हैं एक्सप्रेस के ऊपर और काफ़ी दुखी भी करते हैं गवर्नमेंट्स को। हमें ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर आबिद क्यूम सुलेरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट हैं। और हम बात करेंगे नासिर खान साहब से भी, ये वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, और अब्दुल समी खान साहब से बात करेंगे, चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है, अभी उनसे कनेक्ट नहीं हुआ। मिफ्ता साहब आपसे शुरू करते हैं। आपने नेगेटिव तो बात करनी है, ज़ाहिर एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अपोजिशन के, लेकिन मुझे ये बताइए कि इस वक्त क्या गवर्नमेंट का हैंडल है, डज इट हैव अ हैंडल ऑन इकोनॉमी के नहीं। और अभी इकोनॉमी की बात करें एज एन ऑनेस्ट पाकिस्तानी सिटीजन, नॉट एज अ PMLN लीडर। सर एक तो ये कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन एन ऑनेस्ट पाकिस्तानी सिटीजन और PML लीडर। नहीं, उसमें पोजीशन लेनी पड़ती है ना। एज अ PML लीडर तो आपने बुराई करनी है, फर्ज है आपका, कौमी फरीज़ा है। देखिए मैं आपको हकाइक देता हूँ। आप ये देखें कि इन 3 सालों में, 3 साल और 3 महीनों में, 39 मंथ्स में खान साहब की हुकूमत में 20,605 अरब रुपए 20,605 अरब रुपए डेट एंड लाइबिलिटी में बढ़ गए, और सिर्फ प्योर डेट देखें तो 16,500 अरब रुपए बढ़ गए। That's about 66 to 69% of all debt taken in 71 years. खान साहब जो बड़ी बातें करते थे डेट की, तो भाई जितनी डेट खान साहब ने 3 साल में बढ़ाई है वो पीपल्स पार्टी के 4 वज़राए आज़म ने मिलकर नहीं बढ़ाई। वो मुस्लिम लीग की नवाज शरीफ की 3 टर्म और शायद अब्बासी को मिला लें फिर भी नहीं बढ़ाई। खान साहब ने एक डेट इतनी ले ली है और फिर उसके बाद ब्लेम किसी और को करते हैं, तो आयरनी तो है ही नहीं, क्योंकि खान साहब को समझ नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि दिस गवर्नमेंट इज द लीस्ट कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट आई हैव एवर सीन। मैं कोई करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, दिलों के हर अल्लाह जानता है, उसकी अभी तक ज़रूरत नहीं पड़ी लगाने की इल्ज़ाम। लेकिन जो इनकॉम्पिटेंस यहाँ पे है, मतलब ये तारीख की इनकॉम्पिटेंस है। मतलब ये LNG मंगवाना भूल जाते हैं, पहले साल भूल गए, दूसरे साल भूल गए, तीसरे साल भूल गए, चौथी सर्दियाँ भूल गए। आप सोचें कि पिछले महीने 1229 गीगावाट आवर्स यानी कि 1229 मिलियन किलोवाट आवर्स इन्होंने फर्नेस ऑयल से बनाए, जबकि ये खुद कहते रहे कि मुस्लिम लीग नून जो है वो वाफर प्लांट्स लगा के गई है, बल्कि ज़्यादा प्लांट्स लगा के गई है। ये कहते हैं, तो फिर फर्नेस ऑयल से क्यों बिजली बना रहे हो? आप बार बार LNG मंगवाना भूल जाते हैं, उस पर फिर काबीना के वज़रा आपस में लड़ाई कर रहे हैं कि भाई वक्त पे मंगवाई थी या नहीं मंगवाई थी। आप ये देखें कि आपके फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि 165 होना चाहिए डॉलर 175 है। गवर्नर साहब के लिए जो आज़ादी मांगी गई है वो तो मतलब ये पहला नॉन गोरा होगा जो वो बनेगा हमारे यहाँ
वाइस रॉय, नहीं तो पहले अब तक तो आखिरी माउंटबेटन और तमाम गोरे ही थे, तो कम से कम चलो एक ब्राउन आदमी वाइस रॉय तो बना। मतलब इस किस्म की आप आज़ादी दे रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रही, आप 6 महीने से निगोशिएट कर रहे हैं, आप हर बात पे इन्फ्लेशन में बोल रहे हैं। दुनिया में इन्फ्लेशन है भाई, दुनिया में किसी मुल्क में इतना इन्फ्लेशन नहीं है जितना पाकिस्तान में। आप ये माने कि आपने इन्फ्लेशन किया, आप कोशिश करें, आप कोशिश करें बेहतर करने की। आपने पाकिस्तान में 35 साल से कम कपास की पैदावार करी पिछले साल, आपने गंदुम नहीं, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। मैं आज बयान में देख रहा था फेडरल मिनिस्टर साहब का, हमें कल तक बताया जा रहा था कि जी बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं गंदम की, शुगर केन की और इसकी मेज़ की। आज फेडरल मिनिस्टर साहब का बयान है कि जी गंदम जो सा है वो उसमें जो प्रोजेक्शन थी उससे कम पैदावार होगी, तो अभी कोई 1.3 के 13 लाख के करीब टन इनको गंदम और भी मंगवानी पड़ेगी। मैं अभी आपके पास आ रहा हूँ शहबाज। अभी लेटली शौकत तरीन साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी थी, प्रेसेस में थे, आप भी जाके उसमें गलत सवाल पूछ रहे थे, आपकी आवाज़ हम सुन रहे थे टेलीविज़न के ऊपर। पहले ज़रा एक जनरल लोगों के लिए मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, जब आप इन लोगों से बात कर रहे हैं इस वक्त, इनको आइडिया है कि क्राइसिस की नॉर्मिटी क्या है, गेम प्लान नज़र आ रहा है? मेरा ख्याल जो हुकूमत है वो स्टेट ऑफ डिनाइल में जा चुकी है। अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेजेस की बात करते हैं, बीइंग अ जर्नलिस्ट जो पहले चीज़ आप ऑब्जर्व करते हैं वो बंदे को देखते हैं उसकी बॉडी लैंग्वेज, क्या वो हाई है, लो है। इस वक्त नो अनडाउटेडली जो शौकत तरीन साहब उनकी बॉडी लैंग्वेज जो लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें काफ़ी उनकी डाउन थी। फॉर एग्जांपल अगर आप कहते हैं कि पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा हो गया है तो आपको एक बहुत बड़ा रिलीफ मिलना चाहिए, तो एक आपका स्पिरिट जो है वो अपलिफ्ट होना चाहिए था, वो मुझे उस दिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नज़र नहीं आया। दैट मीन देयर इज़ समथिंग विच ही नोज एंड ही प्रोबेबली कैन नॉट से पब्लिकली, और वो ये है कि जो मुआहिदा आपने IMF के साथ किया उसकी डिलीवरी कैसे करनी है इन दीज सर्कमस्टांसेस, जब कि आपकी हुकूमत के हालात इतने पतले हों और नंबर्स पूरे करने के लिए टेलीफोन कॉल्स हो रही हों, जब कहीं पे वोटिंग होना हो, तो इस तरह के बड़े काम करना फिर उसको डिलीवर करना एक चैलेंज बन जाता है। प्राइवेटली बहुत सारे इनके जो मिनिस्टर्स हैं वो एग्री करते हैं कि थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स। वो जो पहले बात 3 माह की थी, फिर 6 माह, फिर हमें मीडिया को कहीं से कहा गया जी कि 1 साल का वक्त तो दें, फिर 2 साल का, गालबन वहाँ से भी अब वो 1-2 साल की बात नहीं हो रही। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये बयान डे बिफोर यस्टरडे कि जी जो कर्जा है वो नेशनल सिक्योरिटी का एक इशू बनता जा रहा है, दैट्स अ रिफ्लेक्शन कि कहीं ना कहीं पे इंटरनली ये लोग अब थोड़े, ये जो मिनी बजट की अब शौकत तरीन साहब ने कह दिया मिनी बजट भी आएगा एक आधे हफ्ते में, तो उस मिनी बजट में क्या होगा? एक तो ये जितनी टैक्स एग्जम्पशंस वगैरह जहाँ पे कोई छूट वगैरह है वो ख़त्म करेंगे, 250-300 अरब वहाँ से इन्होंने इकट्ठा करना। वो इस बात पे खुश हो रहे हैं कि जी हमारे से तो IMF ने 700 अरब कहा था, यहाँ से टैक्सों में और करें, हमने उनको 300 अरब पे बना लिया है, 300-350 पे। मालिक साहब आप मेरे कल के प्रोग्राम का जो स्क्रिप्ट है ना वो भी आउट करवा रहे हैं, चले मैं बता देता हूँ, आप हमारे सीनियर हैं। 700 अरब रुपए की बात बिल्कुल IMF ने की थी और शौकत तरीन साहब ने ये बात ठीक कही, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि 700 अरब रुपए में से 300 अरब रुपए के मैं टैक्सेस बजट में लगा चुका हूँ। ठीक है, उन्होंने पहला सवाल आधा सच बताया था, पूरा सच नहीं उन्होंने नहीं बताया। एक सेकंड क्लियर कर लें लोगों के लिए। इन्होंने कहा कि IMF ने कहा कि जी 700 अरब की आपने इकट्ठा करना है, जो आपने मुख्तलिफ जगहों पर छूट दी हुई है वो ख़त्म करें। तो मैंने तो उनसे 350 पे मनवा ली है, लेकिन आप कह रहे हैं उस 700 में से 300 पहले लगा चुके हुए। मालिक साहब 383 अरब रुपए के टैक्सेस बजट में लगे थे, जो इनकी बजट स्पीच थी गालबन 12 जून को। फिर जब रिवाइज बजट स्पीच इनकी वो जो फाइनेंस एक्ट जब पास होता है उससे पहले जो इन्होंने बजट वाइंड अप स्पीच की तो उसमें कुछ इन्होंने टैक्सेस वापस ले लिए थे, जैसे फ़ोन डाटा के ऊपर भी एक टैक्स था और कुछ और थे, कुछ मराद दे दी। तो नेट इन्होंने 300 अरब रुपए के टैक्सेस बजट में लग चुके हैं। दूसरा ये जो 350 अरब के करीब बात कर रहे हैं, ये भी 350 अरब से थोड़ा सा ज्यादा है, कम नहीं है, वो बिल सामने आएगा, यानी वो 700 अरब ही जा रहा है। एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, IMF जहां पे मार्च 2021 और जून 2021 में खड़ा था, IMF आज भी वहीं पे खड़ा है। जिसने सफ़र तय आगे की तरफ किया है वो मशीर ख़जाना शौकत तरीन साहब हैं। जो गिव अप किया है वो पाकिस्तान ने किया है। IMF ने मुझे बता दें, लिख के दिखा दें, मुझे डॉक्यूमेंट दिखा दें कि यहाँ पे IMF ने गिव अप किया है, सवाए चंद चीज़ों के। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का बिल है उसके अंदर हम 2-3 छोटी मोटी कंसेशंस, 1-2 बड़ी कंसेशंस भी उसके अंदर है, जिसमें गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो रिमूवल है, पहले ये था कि मिसकॉन्डक्ट के ऊपर उसको कोर्ट ऑफ लॉ से होगा, प्रेसिडेंट अगर हटाएगा भी तो कोर्ट के फैसले के बाद वो वापस हो गया है। और एक और चीज़ फाइनेंस सेक्रेटरी बोर्ड के ऊपर रहेगा, लेकिन उसके पास वोटिंग राइट नहीं होगा। इसी तरह के एक आध और चीज़ मानेंगे, बाकी IMF वहीं का वहीं खड़े हुआ है। ये तो 700 अरब का जवाब आपको मैंने दे दिया। अब जो आपने कहा कि मिनी बजट कैसा आ रहा है, एक चीज़ बड़ी बदकिस्मती है और उसमें हम मीडिया का भी रोल है, मैं अपने आप को भी कसूरवार ठहराता हूँ। हम ये बात हमेशा कहते हैं कि जो टैक्स मरात हैं वो अमीरों के लिए है, ये बात हकीकतन गलत है।
अमीरों की टैक्स मारात हैं जो कि उनकी इनकम टैक्स की छूट है, उसको मैं मानता हूँ वो अमीर की है। जो सेल्स टैक्स की छूट होती है, एग्जम्पशन होती है, वो पास ऑन आइटम है, इनडायरेक्ट टैक्स है, वो तो आम आदमी को बेनिफिट। मेरा ख्याल 90% जो एग्जम्पशंस वापस हो रही हैं वो सेल्स टैक्स से रिलेटेड है, मोर देन 90%। ठीक है, और उसके ऊपर ये पेंसिल है, इसके ऊपर पहले 5% टैक्स है, अब 17% हो जाएगा। तो ये वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब भी इस्तेमाल करेंगे, आर्मी चीफ भी करेंगे, मैं भी इसके साथ लिखूंगा और एक बच्चा जो है वो भी लिखेगा। तो ये फिर ये मुझे बता दें ये अमीर है या गरीब का यूज़ है, तो ये एक बहुत बड़ा मिसनॉम है। होल्ड योर थॉट देयर। मैं मिफ्ता एक बात बताइए, इस पे भी उन्होंने एक जस्टिफिकेशन दी है। तरीन साहब ने एक टेलीविजन इंटरव्यू में शौकतदीन कह रहे हैं, उनका देखें हम सेल्स टैक्स को ये नहीं कर रहे, असल में कहीं पे हमने 17% था, कहीं पे 12% था, कहीं पे 10% था। तो हमें IMF ने कहा यार आप ऐसे ना करें, आप यूनिफॉर्म लगा दें 17%, पैसे रिकवर कर लें, उसके बाद जहाँ जहाँ आपने सब्सिडी देनी है उसको टारगेटेड सब्सिडी दे दें ताकि डायरेक्ट सब्सिडी एक ख़ास तबके को उसको देनी है मिले। इस बात में वज़न तो है, इसमें क्या इतना ज़्यादती है? इस पे कोई वजन नहीं है, इसमें कोई वजन नहीं है। आप 350 अरब रुपए की सब्सिडी और टैक्सेस के एग्जेम्पशन खत्म करेंगे, उससे एक मरतबा 350 अरब रुपए की चीज़ों की कीमतें बढ़ेंगी। इसमें क्या मतलब, आप सब्सिडी कौन सी देंगे? आप तो 200 अरब रुपए आपने वो काट दिए PSDP के, आपने जो तामीरात पाकिस्तान के काम करते हैं। तो अब अगर जब आप रोड नहीं बनाएंगे, ब्रिजेस नहीं बनाएंगे, तो छोटे छोटे लोगों को जो नौकरियां मिलती थी, आप रोजगार के मौके भी खत्म करेंगे। तो आप महंगाई तो आप फैला ही रहे हैं, लेकिन अब आप बेरोजगार भी बढ़ाएंगे। बिकॉज दिस इज हाउ इकोनॉमिक ग्रोथ तो हमारी PSDP से आती है, इकोनॉमिक ग्रोथ तो आपकी जॉब अपॉर्चुनिटीज तो इससे आती। तो आपने वहां पे 200 अरब रुपए का कट लगाया, विच इज वेरी सिग्निफिकेंट फॉर जॉब्स एंड एम्प्लॉयमेंट। आपने यहाँ पे वन टाइम इंक्रीज कर दिया सेल्स टैक्स, जिसकी वजह से ऑब्वियसली, और 350 अरब रुपए अगर ये जमा करेंगे 6 महीनों में, तो इसका एनुअल इम्पैक्ट 700 अरब रुपए का होता है। तो ये मतलब 6 महीने में 350 अरब रुपए इज वेरी सिग्निफिकेंट। 50 अरब रुपया 1% एवरी मंथ आप ज्यादा लेना, मतलब सॉरी नहीं, 50 अरब रुपया आप महीने का ज्यादा ले रहे हैं, सिग्निफिकेंट। तो ये इससे एक झटका आएगा, और इनको भी पता है कि ये झटका आएगा, और आप कभी भी इतनी सब्सिडी नहीं दे सकते। और अब ये जो शादेब ने बात करी है, शहबाज ने बात करी है कि ये इसका बहुत ज्यादा रिग्रेसिव इम्पैक्ट है कि जो गरीब तबका है, जो अपनी 80-90% इनकम या 100 की 100% इनकम खर्च कर देता है महीने में, उसके ऊपर हर जगह पे आप सेल टैक्स लगाएंगे आप, तो आपने जो 30,000 रुपए महीना कमा रहा है, उसके ऊपर आपने तकरीबन 3,500 रुपए टैक्स लगा दिया है। तो ये अब मुझे ये बताएं कि अगर ये और इससे महंगाई बढ़ेगी, 1.5% इन्होंने अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया है, तो इसके बाद अब फिर 14 दिसंबर को या 15 दिसंबर को उन्होंने दूसरी मीटिंग कॉल कर ली हुई है मॉनिटरिंग कमेटी की, जिसमें एक्सपेक्ट किया जा रहा है, मार्केट का अंदाज़ा ये है कि शायद 1-8% और शरह सूद में इजाफा कर दिया जाए। 8.25 है, हो सकता है कोई 9.25 9.5 पे वो चला जाए। स्टॉक मार्केट पिछले 3 दिनों से 400 500 पॉइंट मुकम्मल गिर रही है। पिछले हफ्ते में भी 2 बार 500 600 इस तरह करके गिरी है, बिलियंस वहाँ से वाइप आउट हो गए। तो अगर अब शरह सूद को और छेड़ा गया, डॉलर जौन सा है वो आज मार्केट में वैसे तो 175 से कुछ पैसे नीचे है, लेकिन मार्केट में हमने इस प्रोग्राम से पहली बार सारा दिन मैं इस्लामाबाद की आपको बता सकता हूँ, बाकी तो टेलीफोन पे बात हुई। इस्लामाबाद में आज 180 तक पे भी डॉलर अवेलेबल नहीं है, आप लेने जाएं तो मिल नहीं रहा, ये हाल है। जो TTs हैं वो भी बहुत महंगी होगी हुई। तो ये महंगाई पे ब्रेक अगर लगेगी तो कैसे लगाए गवर्नमेंट, मुझे ये बताएं। देखिए, एक तो गुजारिश है कि ये आपको पता है कि पिछले 3 सालों में 50% मनी सप्लाई बढ़ाई है। जब आप यू हैव फ्यूअर गुड्स और ज्यादा पैसे चेस करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो वो होगा, वो आप टाइट करेंगे तो मईशत को आप स्लो करेंगे, ये बात तो तय है। आप $75 बिलियन की इंपोर्ट की स्पीड पे आगे। एक देखें, एक गुजारिश ये है कि हफीज शेख साहब और रजा बाकर साहब IMF की हर बात को मनवन मान के आ गए थे मार्च में भी, उससे पहले भी आपको पता है 2 साल पहले, बल्कि IMF जो कह रहा था उससे ज्यादा करके आ गए कि पहले से फॉरवर्ड लुकिंग आपने इंटरेस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया। जब शौकत तरीन साहब आए तो वो ये सोच रहे थे कि मैं कन्विंस कर लूंगा फंड को, लेकिन फंड जरा भी अपनी जगह से नहीं हिलाया। और मेरा नहीं ख्याल है कि शौकत तरीन साहब की जो साथ गवर्नर साहब थे वो भी शौकत तरीन साहब के साथ मिले हुए थे इन ट्राइंग टू रिड्यूस द कंसेशंस ऑफ द फंड। आई थिंक ही वाज वेरी मच इनटू के चलो यार उसमें मैं अभी आता हूँ, उसमें मैं वापस आता हूँ। हमें डॉक्टर सुलैरी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है, ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SGPA तो हैं, लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल है उसके मेंबर भी हैं। डॉक्टर सुलैरी, आपसे ये मुझे बताइए कि ये जो गवर्नमेंट के जितने अभी हम इकदाम देख रहे हैं, इससे तो लगता है महंगाई में इजाफा होगा, क्योंकि
एक तरफ हुकूमत कहती है कि जी हमारी महंगाई तो इसलिए है, देखें फूड आइटम्स बड़ी महंगी हो गई हैं क्योंकि दुनिया में महंगी हैं, बाकी चीज़ों में सप्लाई साइड जो से फैक्टर्स हैं उसकी वजह से महंगाई हो रही है। जितने इकदाम हम देख रहे हैं वो खाली मॉनेटरी पॉलिसी है, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, फलाना रेट बढ़ा दिया, तो गवर्नमेंट तो खुद महंगाई को कंट्रीब्यूट कर रही है, बढ़ा रही है। जी शुक्रिया। देखिए मेरा ख्याल है इस वक्त की जो सूरत हाल है वो अवाम और गवर्नमेंट दोनों के लिए यकसा तौर पे तकलीफ दे है। कोई भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट जिसको के साल 1.5 साल के बाद इलेक्शन फेस करना हो, यकीनन वो नहीं चाह रही होगी कि उसके किसी इकदाम से उसके वोटर्स को तकलीफ पहुंचे, लेकिन अगर ये वाकई पहुंच रही है तो फिर इसका मतलब है कि उसकी थोड़ी सी रूट कॉज हमें देखना पड़ेगी। और रूट कॉज मेरे ख्याल में इसमें if I may add, डॉक्टर साहब सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन, इफ आई मे ऐड, यही मेरा सवाल है कि हमें कोई भी गवर्नमेंट ये नहीं चाहती, तो इसका मतलब है कि अगर फैसले नहीं कर पा रहे, गलत ले रहे हैं, तो फिर कॉम्पिटेंस का इशू है। क्या अहलियत गवर्नमेंट के पास नहीं है? यकीनन कोई गवर्नमेंट अपने लिए प्रॉब्लम्स नहीं क्रिएट करना चाहती, अहलियत हमें कहाँ से नजर आएगी? ये देखिए ये अहलियत का इशू नहीं है, ये इस वक्त आपकी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन का इशू है। हमें ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि कोई भी हुकूमत हो, अगर पीटीआई की जगह पीपल्स पार्टी, जेयूआई, पीएमएलएन कोई भी होती, उसको आईएमएफ के पास जाना था। अब आईएमएफ आपके वेवर्स तब दे रहा होता है जब तक आप अमेरिका के साथ गुड बुक्स में होते हैं। अफगानिस्तान की इमर्जिंग सिचुएशन के बाद हमें यह भी पता है कि अब हम अमेरिका की उस तरह की गुड बुक्स में नहीं है। फाटक में भी हमने देखा कि हम बिल्कुल तैयारी करके बैठे थे पिछली दफा कि शायद हमें ग्रे लिस्ट से ग्रेजुएट कर दिया जाए, हम नहीं हुए। इसी तरीके से आईएमएफ जो है, आईएमएफ से वेवर मिलने की शायद अफगान सिचुएशन से पहले कोई उम्मीद हो, अब हमें कोई उम्मीद नहीं है। तो अगर उम्मीद नहीं है तो जैसा भी मिफ्ता भाई कह रहे थे कि या भी शहबाज राना साहब भी कह रहे थे कि अगर आईएमएफ अपनी जगह से नहीं सरक रहा और पाकिस्तान को आईएमएफ की जरूरत है तो फिर जाहिर है कि मैं आपसे दो सवाल करता हूँ, हम थोड़ा सा स्पेसिफिक कर लें। हमें बताया गया कि जी सेल्स टैक्स हम छेड़ेंगे, ये करेंगे, तो इस हमने 400 बिलियन यहाँ से इकट्ठा करना है, पेट्रोल लेवी के अंदर हमने 600 बिलियन वहाँ से। मैं दो फिगर्स आपसे कर सकता हूँ जो इस गवर्नमेंट के हाथ में था, 3.5 साल हो गए। अपने पहले फाइनेंस मिनिस्टर आए असद उमर, उन्होंने कहा हम एक सरमाया कंपनी बनाएंगे, वो आएगी, वो जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज है उसको उसके नीचे लाएंगे, फिर उनकी परफॉर्मेंस बेहतर बनाएंगे और फिर हम उनको प्राइवेटाइज करेंगे और लॉसेस बंद हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। हफीज शेख साहब आए, उनका नहीं ये बिल्कुल गलत काम है, हम तो जी प्राइवेटाइज करेंगे। फिर तीसरे फाइनेंस मिनिस्टर आए, उनका मेरा ख्याल है कि हम कुछ को मुनाफे में कर लेंगे, कुछ को प्राइवेटाइज कर देंगे। अभी तक यही तय नहीं हुआ। मैं ये फिगर देख रहा हूँ, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून की खबर है, इसमें था कि जी जो स्टेट ओन्ड जो इदारे हैं उनका 1.97 दो ही कर लें, 2 खरब तो उनके अभी इकट्ठे इस वक्त टोटल डेट है उनका जो चढ़ा हुआ। इसमें अभी वो कहते हैं जब आप ऐड करेंगे ना टैक्स एग्जेम्पशंस और एनुअल लॉसेस, तो ये फिगर इससे भी बहुत बड़ा है। 2.5-3 साल में कुछ इस पर नहीं किया। स्टील मिल पे तकरीरें हुई, ये नहीं होगा, हम आपके साथ धड़कते हैं, हम आपके साथ मरेंगे। स्टील मिल का मसला देख लीजिए कि वो हर साल हमें 17 बिलियन से ज़्यादा पड़ता है और 2015 के बाद 55 बिलियन हम सिर्फ दे चुके हैं तनख्वाहों में। स्टील मिल का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ। आपके स्टेट एंटरप्राइजेज हैं, इसके अंदर मेजॉरिटी के अंदर परमानेंट चीफ एग्जीक्यूटिव्स नहीं लगे हुए। जो चीज़ें इस हुकूमत के हाथ में थी, जो परफॉर्मेंस कर सकते थे, इन्होंने तो वो नहीं की। तो हर चीज़ इंटरनेशनल रीजनल पे डालना ज्यादती नहीं है। नहीं, प्राइवेटाइजेशन को तो मैं बिल्कुल इंटरनेशनल रीजंस पे नहीं डालूंगा। प्राइवेटाइजेशन जो है वो तो जो पॉलिटिकल पार्टीज की आपस की बिकरिंग है उसकी वजह से नहीं होती है। स्टील मिल को शौकत अजीज साहब के जमाने में प्राइवेटाइज करने की कोशिश की गई, पीपल्स पार्टी के दौर में प्राइवेटाइज। सर ईवीएम्स के लिए जॉइंट सेशन किया था, उनके लिए भी जॉइंट सेशन कर लेते। मैं यही आपको बता रहा हूँ ना कि पीएमएलएन और पीटीआई दोनों ने मिलकर पीपल्स पार्टी की प्राइवेटाइजेशन को अपोज किया था। जब मिफ्ता साहब प्राइवेटाइज करने लगे थे तब भी पीटीआई और पीपल्स पार्टी उनके आड़े आ गई थी। आज अगर अपोजिशन जो है वो नहीं इस पे जल्द से जुलूस निकालती तो प्राइवेटाइजेशन होना पॉसिबल है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन को बदकिस्मती से हर अपोजिशन ने, और मौजूदा हुकूमत भी जब अपोजिशन में थी, हर अपोजिशन ने उसको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया। ये एक ऐसी चीज है जिसपे सियासत नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन बदकिस्मती से इस पे सियासत होती रही और अब भी हो रही है। अब अगर आज आप स्टील मिल को प्राइवेटाइज करने की कोशिश करेंगे तो क्या आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन वहां पे अपोज नहीं करेंगे? वो लाजमी तौर पे अपोज करेंगे।
तो या तो हम इन प्रिंसिपल मान ले इस पे तो ऑपोजिशन ने तो अपोज हर चीज पे करना है। वो आप गवर्नमेंट पे आप इसलिए तो नहीं आए कि ऑपोजिशन आपके पीछे लग जाएगी, आप गवर्नमेंट में इसलिए आए कि आप समझते हैं ये काम हमें तरजीहात नजर नहीं आती। मैं इस पे दैट इज मैं इनको भी शामिल कर लूँ। इनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं मुझे ये बताइए, बिकॉज शौकत तरीन साहब का इंटरव्यू अगेन मैं शहबाज आपको कोट करूँगा, उसमें उनसे पूछा, आई थिंक नदीम मलिक के प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने पूछा कि जो तब 13% गया था इंटरेस्ट रेट और फिर उनका हाँ बिल्कुल गलत काम हुआ था, नहीं होना चाहिए था। डॉलर उनका ख्याल है कि हमारा 166 167 में होना चाहिए, ठीक है ना। अगर हो रहा है तो डॉलर की स्टेबलाइजेशन के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप कुछ नहीं कहते, गवर्नर साहब कहते हैं फ्री फॉल में ही चलेगा, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और कहते हैं, गवर्नर कुछ और कहते हैं, प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमारे पास पैसे कोई नहीं है। साथ हम स्कीम्स अनाउंस कर रहे हैं 150 बिलियन की, ये 250 बिलियन का कामयाब नौजवान, उनको जब बजट में देखते हैं तो बहुत चीज़ों की एलोकेशन नहीं है। तो ये एक तरफ कहते हैं पैसे नहीं है, एक तरफ कहते हैं बिलियंस हम लगा रहे हैं, तो ये कौन से बिलियंस हैं भाई? मालिक साहब इसमें कसूर है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल। मैं सर आ रहा हूँ आपके पास इसके बाद। इसमें कसूर है डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल का, उनकी पार्टी का, इसमें कसूर है नवीद कमर साहब और उनकी पार्टी का। पाकिस्तान में लिटरली कोई अपोजिशन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कल जाएं और वहाँ पे जाके खड़े हो जाए, रोड ब्लॉक्स कर दें, ये मीनिंगफुल अपोजिशन ये लोग नहीं कर रहे, ये बहुत कमज़ोर अपोजिशन है। ये अपने मुकदमों पे पड़े हुए, ये अपने वो कहते हैं ज़रदारी साहब के मुकदमे खत्म हो जाएं, इनकी प्रायोरिटी ये है कि मियां साहब और मरियम नवाज के मुकदमे खत्म हो जाएं, बाकी इनकी वो प्राइवेटाइजेशन के मुझे 3.5 साल में बता दें एक अपोजिशन का कोई मुजाहरा हुआ मीनिंगफुल, कोई थोड़ा बहुत उन्होंने हरकत की उस पार्लियामेंट के गेट के ऊपर, मुझे नहीं पता, कोई नहीं हुआ। ये सारी इनकी अपनी हुकूमत की नालायकी और एजेंडा आगे नहीं बढ़ रहा। आपने बात की शौकत तरीन साहब की प्रायोरिटीज़ क्या है हुकूमत की, हर वज़ीर ख़जाना जो आया है उसकी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं। जो मेरी इतला है, जिसके ऊपर मैं लिख भी चुका हूँ और प्रोग्राम में भी बोला है कि शौकत तरीन साहब की 2 प्रायोरिटीज़ थी ऑफिशियली। नंबर 1, उन्होंने कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम डिलीवर करना था। वो इसलिए डिलीवर करना था कि उनके ख्याल में अगर 3 करोड़ लोगों को आप कर्जा देते हैं तो 5 करोड़ वोट तो अगले इलेक्शन में कहीं नहीं गए। तो दैट वाज द थीम बिहाइंड द कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम। उसको जब प्रैक्टिकली इन्होंने टेस्ट में डाला तो वो फेल हो गया। जो इन्होंने अनाउंस किया प्रोग्राम एक्चुअली हार्डली, मेरा नहीं ख्याल, कोई मुझे अब एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, जो सब्सिडी होगी इस साल की 9-10 अरब रुपए से ज़्यादा की नहीं है, कुछ 100-150 अरब रुपये की लोनिंग होगी इस साल में। दूसरा इनकी प्रायोरिटी थी IMF का प्रोग्राम नई टर्म्स के ऊपर, अपनी शराइत के ऊपर करना, वो भी इनकी प्रायोरिटी कंप्लीट नहीं हुई। अब जो इस वक्त हुकूमत के सामने मेरे ख्याल में एक ही फोकस है कि किसी ना किसी तरीके से ये जो निज़ाम है इकॉनमी का, इसको चलाया जाए। और इनको ये बात समझ आ गई है कि IMF की सपोर्ट के बगैर ये निज़ाम नहीं चल सकता। एक नंबर बड़ा ख़तरनाक है, आप सबकी नॉलेज में है, जब PMLN की हुकूमत गई थी, ऑन एन एवरेज आपका जो करंट अकाउंट का खसारा था मंथली वो 1.8 बिलियन डॉलर था। पहले 5 माह का जो PTI की हुकूमत का इस साल का माली साल का खसारा है वो 1.6 बिलियन डॉलर, 1.66 समथिंग। तो ये बाय एंड लार्ज वहीं पे खड़े हुए हैं। PMLN की हुकूमत जब ख़त्म हुई थी तो 6.5% का बजट खसारा था इनका। जो इस साल का अभी हदफ जो IMF ने इनको रिवाइज दिया 6.3 का है, लेकिन 7% से ऊपर की बात हो रही है। तो थिंग्स हैव नॉट इम्प्रूव्ड इन पास्ट 3.5 ईयर्स। प्रायोरिटीज़ लग नहीं रहा। इसमें जो मेरे ख्याल में अगर मेरे से पॉलिटिकल असेसमेंट मांगते हैं ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन, जो PTI की कैबिनेट है इज़ नॉट वर्किंग लाइक अ टीम। काबीना के ग्रुप्स बने हुए हैं, बिलीव यू मी, एक हाथ दूसरे हाथ से बात नहीं करता। और इन सबको अंदर से पता क्या हो रहा है, सबको पता किसका पॉलिटिकल एजेंडा क्या है, किसने क्या बेचना है। वो खबर नहीं आप सुन रहे, ग्लासगो में मियां असलम और इनकी जो दूसरी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है वो लड़के वापस आ गए, आपस में लड़ाई होगी वहाँ पे, वो मलिक अमीन असलम और जरताज। बिल्कुल, तो ये दिस इज़ द रीज़न कि आप कुछ चीज़ कर नहीं पा रहे। अच्छा, जब पॉलिटिकल लीडरशिप वीक होती है, PMLN की गवर्नमेंट भी वीक होगी थी आखिरी 1 साल में, तो आपके साथ जो इकोनॉमिक टीम होती है, ब्यूरोक्रेसी होती है, टेक्नोक्रेट्स होते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, इनके साथ जो इकोनॉमिक टीम टेक्नोक्रेट्स की है वो भी स्ट्रांग नहीं है। गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान हाईली क्वालिफाइड पर्सन, मैं उनकी ज़ात के ऊपर सवाल ही नहीं उठा सकता, ना मेरी इतनी कैपेबिलिटी है, बट आप उनका ज़रा उनका एकेडमिक बैकग्राउंड चेक करें, उनका जो प्रैक्टिकल वर्किंग है इन दी। इजिप्ट है ना हमारे सामने, नहीं IMF में देखे ना, इजिप्ट में जो तबाही फैली है वो है ना, उनका एक चेक करें। मैंने तो IMF से चेक किया, आप भी ज़रा चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पे जब ये थे गवर्नर IMF ने उनके डिपार्टमेंट्स में सर्व किया। बिलीव यू मी, कल आप डॉक्टर रज़ा बाकिर को फाइनेंस मिनिस्टर बना दें, इससे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो फिस्कल का है, मॉनिटरी करनी है। एंड इफ़ यू लुक हिज पोस्चर और उनकी जो 2 साल बल्कि 2.5 साल हो गए उनको गवर्नरशिप को, उसके अंदर ज़्यादातर उन्होंने जो काम किए वो पॉलिटिकल इकोनॉमी के किए हैं, उनके मॉनिटरी बैकग्राउंड से उनके काम। डॉक्टर सुनैरी, बिफोर आई गो टू मिफ्ता साहब, मुझे आप
बताएं कुछ 4-5 ऐसे कदम बता सकते हैं कि जिससे हमारी उम्मीद जागे कि नहीं, गवर्नमेंट के पास एक रोड मैप है, एक क्लियर प्लान है कि हमने किस तरह चीज़ें ठीक होनी। 3-4 मुझे एकदम बता दें ताकि मैं फिर मिफ्ता से उनकी ओपिनियन ले लूँ। अगर तो हम बात करते हैं कि पेट्रोलियम की कीमतें फौरी तौर पे नीचे आ जाएंगी, वो नहीं आएंगी, या एडिबल ऑयल की कीमतें नीचे आएंगी, वो नहीं आएंगी। गवर्नमेंट के पास महंगाई इस वक्त कंट्रोल करना शायद मुश्किल है। गवर्नमेंट के लिए परचेजिंग पावर बढ़ाना वो आसान है, और परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट जो इक़दाम ले रही है वो सारा का सारा एहसास प्रोग्राम और विस्प के जरिए रोल आउट करना चाह रही है। खा वो आपकी टारगेटेड सब्सिडीज हैं या वो आपके जो है डायरेक्ट कैश बेनिफिट। सर, यहाँ मैं एक सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। हमें जितने ये इस चीज़ें नज़र आ रही हैं डॉक्टर साहब, ये पुअरेस्ट ऑफ द पुअर हैं, गरीब के गरीब तरीन तबका, जिनका मसला ये गवर्नमेंट रिजॉल्व कर रही है कि 3 टाइम का खाना हो, बीमार हो जाए तो उसको दवाई मिल जाए। इकॉनमी तो यहाँ से बिल्ड नहीं होनी। आप परचेजिंग पावर तो इनकी नहीं बढ़ा रहे, आप तो सिर्फ इनकी सर्वाइवल पावर बढ़ा रहे हैं कि बस सर्वाइव हो जाए, जिंदा रहे। परचेजिंग पावर तो बढ़ती है अगर स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को आप बिल्डअप करते हैं, अगर आप इकॉनमी को मूव करते हैं, जब आप PSDP के बजट्स काट रहे हों, जब आप तमाम एग्जेम्पशन या दूसरी चीज़ों में आप उस पर भी सख्तियाँ कर रहे हों, एनर्जी प्राइसेस बढ़ रहे हों, टैक्सेस आप बढ़ा रहे हों, बेस वाइड ना कर रहे हों, लेकिन जो इनको पहले टैक्स लग रहा है वही लग रहा है, हर कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस आप दिन रोज़ाना बढ़ रही है। इंटरेस्ट रेट हमें समझा दें, चले इससे शुरू कर देते हैं। मुझे ये 1.5% जो बढ़ा है, मुझे इसका फ़ायदा बता दीजिए क्या हुआ है इकॉनमी को। खैर, इस पे मैं इंटरेस्ट रेट पे बाद में आता हूँ, मतलब अपना पहला वाला मुकम्मल कर लूँ कि एहसास के साथ साथ जो दूसरी चीज़ जो कि मेरे ख्याल में इकॉनमी को जो थोड़ा सा रिवाइव करेगी, वो है आपके एग्रीकल्चर पे जो इस वक्त फोकस है फेडरल गवर्नमेंट का। बड़े अरसे के बाद इस वक्त एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पे अमल करने की कोशिश की जा रही है, ताकि जो हमारा कोशिश की जा रही है डॉक्टर साहब, 3.5 साल हो गए, अभी कोशिश ही हो रही है। हाँ, तो देखिए ना कि अगर आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स की वजह से है, अगर वो कटेल हो जाता है तो डेट इज समथिंग जो कि एक काफ़ी क्रेडिबल वो बनेगी, इंपॉर्टेंट चीज़ बनेगी। वीट का मंगवाना, दालों का मंगवाना, खुर्दनी तेल का मंगवाना। जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल में है वो है आपकी इस वक्त SMEs पे जो फोकस, रिन्यूड फोकस जो आ रहा है, क्योंकि अगर आप IMF सर मुझे थोड़ा सा विद ड्यू अपॉलजी थोड़ा सा मुझे आपको रोकना पड़ेगा, आपके जो ट्रैवल कर रहे हैं अब्दुल समी खान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, ये चेयरमैन पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन है। अस्सलाम वालेकुम समी साहब। जी वालेकुम सलाम। समी साहब ये बताइए, आज पूरे मुल्क में क़यामत आई हुई है, क्या आपका इतना झगड़ा क्या है? गवर्नमेंट से सुने वो कहते हैं कि जी हमने एक समरी भेज दी है, इनके वाला 6% हम नहीं दे रहे क्योंकि हम 9 रुपये का इजाफा हम अफोर्ड नहीं करते, अवाम पे बहुत बड़ा बोझ होगा। आप लोग एकदम 6% पे 9 रुपये पर लीटर के इम्पैक्ट पे क्यों अचानक आ गए हैं? और दूसरा ये जो आपकी स्ट्राइक है, क्या आज एक दिन की अलामती हड़ताल है कि ये अब कंटिन्यूस चलेगी? देखिए बात ये है, ये बड़ा मुफस्सिल मुझे बयान देना पड़ेगा। ये हम 4 महीने से इनके पास हैं और इन्होंने एक कमेटी बनाई थी जिसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी थी, हम थे और सेक्रेटरी पेट्रोलियम प्रिसाइड कर रहे थे, और हमने जितना हिसाब दिया था इन्होंने कोई एतराज़ नहीं किया। उसके बाद हम आ गए, हमने 4 दिन पहले देखा कि जनाब वो तो उन्होंने हमारा डिसाइड कर दिया, ECC में भेज दिया। ये बड़ी ज्यादती थी। इन्होंने क्या डिसाइड किया है? इन्होंने कितने % डिसाइड किया है? इन्होंने 1 रुपया। आप मांग रहे हैं करीबन 9 रुपए तकरीबन। ये गलत बयानी, बिल्कुल गलत बयानी है। हमने कोई 9 रुपए नहीं मांगा। क्यों वजीर तवानाई कह रहे हैं ना कि जी 6% आप लोग मांग रहे हैं, तो अगर इससे पेट्रोल की कीमत देते हैं तो 8 रुपए कुछ पैसे बनती है। तो वकील तवानाई तो एक ही दफा मिले हैं, उन्होंने तो इतना भी वक्त नहीं है उनके पास कि हमसे बात तो करते कि हम क्या चाहते हैं और वो क्या है। एक ही दफा उन्होंने प्रिसाइड किया। हम नहीं चाहते कि इस मुल्क में अफरा तफरी हो, ना हम इस टाइप की हमारी एसोसिएशन है। और हम अभी भी आपकी वजह से मैंने बात कर ली है, अभी भी सेक्रेटरी पेट्रोलियम ऑफिस में बैठे हुए हैं, वो हमारी बातचीत चल रही है। इस वजह से मैंने आपसे वायदा किया था
इस वजह से मैं बात कर रहा हूँ। नहीं, दैट्स वेरी काइंड ऑफ यू। लेकिन क्या स्ट्राइक आज अगर आपकी चीज़ें तय नहीं होती तो क्या ये स्ट्राइक ये कॉन्टीन्यूसली चलेगी कि आज एक इलामती दिन है और फिर आप नेगोशिएशन में जाएंगे और फिर नहीं अनाउंस करेंगे कि जब तक अब फैसला नहीं होता ये स्ट्राइक चलेगी? मैं उन्हीं से बात कर रहा हूँ। मुझे 60% उम्मीद है कि शायद आज कोई मसले को हल करे। बट इफ इट डजंट हैपन, अगर नहीं होता फिर? देखिए मैं मायूस नहीं। एक मीटिंग पॉइंट कोई है आप लोगों का कि गवर्नमेंट हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि गवर्नमेंट भी 2 कदम आगे चले, 2 कदम आप लोग भी पीछे आने पे तैयार हैं? यही हो रहा है। लेकिन आप अगर अभी स्ट्राइक कॉल ऑफ करने का फैसला नहीं हुआ, वो तो मेरी बात हो रही है ना, आपकी वजह से मैं इधर आ गया। उनसे मेरी वो ऑफिस में बैठे हुए अपने हिसाब किताब कर रहे हैं। तो वजीर तवानाई अब ने ज्वाइन की है नेगोशिएशंस? नहीं, वो मिले ही नहीं। एक दफा मिले, उसके बाद कोई सब सेक्रेटरी साहब ने छोड़ा। चल समी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस टाइम। डॉक्टर सलेरी, आपसे यही मेरा सवाल है। आप देखें, बात रवैयों की भी है। पूरे मुल्क में एक पहिया जाम हो गया, मुसीबत पड़ी हुई है, और अगर फेडरल मिनिस्टर, क्या हमाद साहब मिल नहीं सकते, एक बात नहीं कर सकते? तो कहते हैं हमें एक दफ़ा भी उन्होंने बैठ के हमारी बात नहीं सुनी, पूरा मुल्क बंद हुआ है। क्या इस रवैये से गवर्नमेंट चलेंगी, मुल्क चलेगा? मेरा ख्याल है इस पे तो हुकूमती तर्जमान ही आपके साथ बात कर सकते हैं। लेकिन जो अभी तक की मैं बात समी साहब की समझा, वो सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात से काफ़ी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। तो अगर सेक्रेटरी पेट्रोलियम के साथ मुज़ाकरात से उनके मसले हल हो रहे हैं तो ये एक अच्छा ओमन है कि कल मुझे उम्मीद है कि हड़ताल नहीं होगी। रही बात रवैयों की, तो यकीनी तौर पे अवामी हुकूमत है, उसको अवाम के दरमियान रहना चाहिए और उसको स्टेक होल्डर से बातचीत करना चाहिए। इस बात में तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगेन इस पे शायद हमाद नज़र साहब अपना मौक़िफ़ ज़्यादा बेहतर बता सकें। मुझे एक बात बताएं, मुझे एक ब्रेक लेनी है। मिसाल आपसे मैंने आके आपसे ये भी पूछना है कि क्या ये जो इस वक्त डिमांड पेट्रोलियम वाले कर रहे हैं, क्या लेजिटिमेट डिमांड है इन हालात के अंदर कि अचानक इसी में ये हम बढ़ाएंगे और इसके अलावा हमें ज्वाइन करेंगे बिजनेस इंडस्ट्री के भी कुछ लोग? मेरा सवाल एक ही है तमाम पार्टिसिपेंट से, और आके भी दोबारा मैंने यही पूछना है कि आने वाले जो हफ्ते हैं या कुछ महीने हैं, इनमें महंगाई में कुछ कमी हमें नज़र आ रही है या नहीं आ रही? और गवर्नमेंट की जो क्या कहते हैं कोई फोकस हमें नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जैसे शहबाज ने कहा, एक हाथ दूसरे हाथ से बात नहीं कर रहा। अब नज़र आ रहा है कि सरकारी हाथ तो प्राइवेट हाथ से भी बात नहीं कर रहा। इन तमाम चीज़ों में बात करेंगे। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक टू द शो। हमें नासिर खान साहब ने भी ज्वाइन किया है, वाइस प्रेसिडेंट फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नासिर साहब, वेरी क्विकली कैसे देख रहे हैं गवर्नमेंट का जो चीज़ें हो रही हैं, मार्कअप बढ़ रहा है, डॉलर जो सा है फ्री फ्लोट है, गवर्नर साहब कहते हैं सब अच्छा है, घूमर की सब अच्छा है, सब अच्छा है? जी मालिक साहब, ये हमने तकरीबन मार्च अप्रैल में ही गवर्नमेंट को बता दिया था कि जी अगले आने वाले महीनों में आपको इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने हमारी किसी भी बात पे कभी भी ध्यान नहीं दिया। मालिक साहब, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो बेसिक चीज़ है, इस टाइम गवर्नमेंट के भी जितनी भी मिनिस्ट्रीज हैं, चाहे वो स्टेट बैंक हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हो, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स हो, मालिक साहब वो कुछ लोगों के हाथ में आ गई हैं और वो अपने हिसाब से कानून बना के और इस मुल्क को जो है ना बेड़ा गर्क कर रहे हैं रोज बरोज। अब ये जो डॉलर की डिवैल्यूएशन हो रही है, रुपए की डिवैल्यूएशन हो रही है, पेट्रोल बढ़ रहा है, ये हमने उसी टाइम भी कहा था कि जी आगे अगर आपके एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपको गवर्नमेंट ने लोगों के रेवेन्यू भी बढ़ाने पड़ेंगे। अभी इस हफ्ते इस महीने मालिक साहब हमारी जो इंडस्ट्री का जो बिजली का सिर्फ है वो 30% रेट बढ़ गए हैं और ये मजीद बढ़ेंगे, ये मजीद इनके काबू से निकलेंगे। और इसका सिर्फ और सिर्फ यही हल है कि वो हमारे साथ बैठ के हमसे थोड़ी सी मुशावरत करें। और हमने इनको कई दफ़ा कहा हुआ है कि जी आप बैठ जाएं, हमें कोई ना आपसे तनख्वाहें चाहिए, ना हमें कोई ओहदे चाहिए। हमारा काम ये है कि यार आपसे बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट के जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो आपसे संजीदा बात नहीं कर रहे, बिल्कुल नहीं कर रहे, बल्कि वो एक सिर्फ और सिर्फ एलीट क्लास को टारगेट कर रहे हैं। मैं सिर्फ एक छोटी सी मिसाल दे दूं, ये एडिबल ऑयल की मैं बता दूं क्योंकि मैं खुद भी एक मैन्युफैक्चरर हूं। एडिबल ऑयल में इन्होंने क्या कर लिया कि जी फाटा पाटा का कानून ले आए और जो यूटिलिटी स्टोर्स को इन्होंने दे दिए हैं
इस टाइम मालिक साहब आप ये सिर्फ 4 महीने का बजट के बाद का डेटा निकालें, आपका सारा इंपोर्ट इस वक्त 90% से अबव इंपोर्ट वो फाटा पे शिफ्ट हो गया और यूटिलिटी स्टोर पे, और रेट 1 रुपए भी कम नहीं हुआ। और गवर्नमेंट को अरबों खरबों रुपए के एक तो नुकसान हो रहे हैं और आम आदमी को उसका 1 रुपए का भी फायदा नहीं हुआ। इसी तरह से जो बाकी इंडस्ट्रीज है उनका भी ऐसी बेड़ा गर्क कर दिया गया है। ये जो माफिया है ये हमारी ही बिजनेस कम्युनिटी के लोग हैं, लेकिन वो इतने पावरफुल हैं कि वो इस वक्त स्टेट बैंक, आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक इस टाइम आपके स्टेट बैंक को चला रही है। और डॉक्टर बाकिर साहब जो है ना बिल्कुल जो है ना इस टाइम कंट्रोल से, उनसे कंट्रोल से बाहर चीजें निकल गई हैं। अब पेट्रोल आप बताएं एक, ठीक है मैं अभी आता हूँ ना साहब। मिफ्ता साहब मुझे ये बताएं इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं, अगर आपके पास गवर्नमेंट होती क्या ऑप्शन थे? मालिक एक तो पहले मुझे एक छोटी सी बात पे उनसे बहुत ज़्यादा वीहेमेंटली डिसएग्री करूंगा मैं आबिद सुलैरी से, कि ये जब इन्होंने कहा कि हुकूमत कॉम्पिटेंट है, हुकूमत बिल्कुल इनकॉम्पिटेंट है। हुकूमत की कॉम्पिटेंसी ही इज़ द रीज़न वाई वी आर हियर। अगर ये हुकूमत कॉम्पिटेंट होती तो ना पहला रिसेशन होता और ना आज आपको फोर्स करना पड़ता रिसेशन। इस हुकूमत ने आज तक टैक्स टू जीडीपी वहां पे नहीं लेके गए जहां हम छोड़ के गए थे, ना एफबीआर टैक्स टू जीडीपी ना ओवरऑल। अच्छा वी आर डाउन टू आवर लास्ट 5 मिनट्स, मुझे बताएं 2-3 इस वक्त बड़े क्या चीजें हो सकती हैं? अरे थोड़ा सा मुझे फिनिश करने दो। इस हुकूमत ने अपना करंट एक्सपेंडिचर्स इनके इन्फ्लेशन से ज्यादा हर साल बढ़े, हर साल करंट इन्फ्लेशन ज्यादा। इस हुकूमत ने जाके इंटरेस्ट रेट बढ़ाकर पहले इकोनॉमी को रिसेशन में डाला, हॉट मनी के चक्कर में कि 13% देना था उनको इंटरेस्ट, आप रीवैल्यू करा 168 से 153 लेके आए। हर किस्म की बोंगी मारी है इस हुकूमत ने, गलतियां करी हैं। ये जो बात बता रहे थे आपके फेडरेशन के वाइस प्रेसिडेंट साहब कि आपने जाके कह दिया कि सारा अगर फाटा के अंदर ऑयल इंपोर्ट होगा तो ड्यूटी फ्री होगा। अब जिसको भी चाहिए ऑयल वो फाटा से इंपोर्ट करता है, फिर जहां पे भी लेके जाना होता है लेके जाता है। आप मतलब ये अजीब सी पॉलिसीज करती हैं। कराची में, लाहौर में लोगों ने फैक्ट्रियां लगा के रखी हैं, आपने फाटा को अचानक कंसेशन दे दिया। और यू लाइक नट्स, मतलब कोई चीज सोच नहीं है। इस वक्त आपके गवर्नर साहब जो है 2 फाइनेंस मिनिस्टर से लगातार वो बात करना नहीं करते थे, ना उन्होंने हफीज शेख साहब से आखिर साल में बात करना पसंद करी है, ना वो उनसे बात करते हैं। ये मिनिस्टर्स आपस में एक दूसरे के साथ कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। मुझे बताएं कि क्या इनको ये नहीं पता थी कि पाकिस्तान को सर्दियों के अंदर LNG की जरूरत पड़ेगी? क्या पाकिस्तान में सर्दियों में गैस कम होगी? क्या इनको अब ये जो 350 अरब रुपए का टैक्स लगा रहे हैं 6 महीने में, 60 बिलियन रुपीज अ मंथ जस्ट, एंड प्लस द लेवी ऑफ अबाउट 20 बिलियन रुपीज अ मंथ या 30 बिलियन रुपीज अ मंथ, जब ये टैक्स लगाएंगे, सामने आप क्या कह रहे हैं? आप 100 अरब रुपए की सब्सिडी देंगे। 100 अरब रुपए इज 1/3 ऑफ 1% ऑफ GDP। क्या आप बात कर रहे हैं? मतलब किससे क्या? सुलैरी साहब गिव मी होप। ये सिर्फ आखिरी बात मिफ्ता साहब बड़े भाई हैं, लेकिन मिफ्ता साहब देखिए 30 रुपए जो लेवी है 30 रुपए पर लीटर, ये आप ही ने उस वक्त आइडिया दिया था कि ये अपर लिमिट 30 रुपए पर लीटर तक जा सकती है। कोई भी हुकूमत अभी तक 30 रुपए नहीं लगा सकी। और अब देखना ये होगा कि ये पेट्रोलियम की प्राइसेस जो है वो कितनी कम आती है कि लेवी जो है इस पे लग सके। असल चीज जो मेरा ख्याल हम नहीं समझ पा रहे कि अगस्त 2018 में यह हुकूमत आई, अगस्त 2019 के बाद आपके पास टोटल 4 या 5 महीने थे, जिसके बाद से कोविड की सिचुएशन चल रही है। और पाकिस्तान के लिए शायद सबसे बड़ी इस वक्त अगर मैं देखूं नेमत वो ये है कि हम इस कोविड को ब्रेव कर रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं। खुदा न खास्ता उस तरह की सिचुएशन पाकिस्तान में नहीं आई कोविड से, जैसी कि आपके बाकी हमसाया ममालिक में आई है। और उसके बाद अब टेक ऑफ करना इकोनॉमी का इस वक्त एक अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस है, जिसमें कि स्टैगफ्लेशन में बहुत से ममालिक। सुलैरी साहब हमेशा ही अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस होते हैं, गवर्नमेंट्स का काम ही अनयूजुअल। अगर सब कुछ प्लेट में बड़ा अच्छा पका हो तो गवर्नमेंट तो नहीं चाहिए होती, फिर थिंग्स तो ऑटो पायलट पे चलेंगी ना। जो आपने बात की थी मेरे पहले सेगमेंट में कि सर्वाइवल की बात हो रही है, तो इस वक्त कोविड से सर्वाइव करना और कोविड के दौरान स्टैगफ्लेशन से निकलना जो है ये एक टॉप प्रायोरिटी। अच्छा, आई एम डाउन टू माय लास्ट 30 सेकंड्स। मुझे आप ब्रेक में बता रहे थे शहबाज कि हाल ये है कि आज प्राइवेटाइजेशन की मीटिंग हुई, उसमें क्या हुआ? प्राइवेटाइजेशन बोर्ड की मीटिंग हुई मालिक साहब, उसका काफ़ी हैवी एजेंडा था। उसमें जो फैसले हुए हैं वो सुलैरी साहब भी सुन के खुश होंगे। SME बैंक की प्राइवेटाइजेशन के ऊपर डिसीजन करना था। वो पहले फैसला हुआ कि उसको प्राइवेटाइज करना है। जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक उसको डीलिस्ट करने का फैसला हुआ, उसकी प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। प्रेस रिलीज उसके ऊपर बिल्कुल खामोश है। दूसरा, उन्होंने हैवी इलेक्ट्रिकल कॉम्प्लेक्स पिछली हुकूमत ने भी बेचने की कोशिश की थी, इस हुकूमत ने भी की है। उसकी प्राइस, रिजर्व प्राइस की मिनिमम कम से कम कीमत क्या हुई, वो तय नहीं हो पा रही, वो आज भी तय नहीं हो पाई। उसके ऊपर इनके डिस्प्यूट विद इन मेंबर्स बोर्ड के और जो फाइनेंशियल एडवाइजर है वो हल नहीं हो पाया। और अभी सीरियस वेरी क्विकली
क्यों नहीं हो पा रहा सब कुछ? दी कैपेसिटी टू टेक डिसीजंस, मैं एक चीज़ बड़ी ब्लंटली कहूँगा, मुझे 3.5 साल में मोहम्मद मियां सोमरो जो है मेंबर आपके मिनिस्टर हैं प्राइवेटाइजेशन को, उनका मुझे एक काम बता दें, वो 3.5 साल में जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन और मिनिस्ट्री उसको जो तनख्वाह दे रही है, मुझे एक फैसले जस्टिफाई करके दिखा दें। वक्त पर ख़त्म हो गया, लेकिन मुसीबतें हमारी नाज़रीन ख़त्म नहीं हुई। पेट्रोल का इतना बड़ा क्राइसिस है तो हमें पता लगा कि जो वज़ीर तवानाई है वो उन लोगों से बात नहीं कर रहे। चैम्बर वाले लोगों से बात करो तो उनको कहते हैं वो हमारे से कोई बात नहीं कर रहा। गवर्नमेंट के वज़ीरों का सुनते हैं वो आपस में बात नहीं कर रहे, तो फिर कौन कर क्या रहा है? आप स्पेसिफिक्स में चले जाएं, वो अंग्रेजी में कहते हैं द डेविल लाइज इन डिटेल। जब आप स्पेसिफिक्स में चले जाएं, ट्रिलियंस का नुकसान हो गया, स्टेट ओन एंटरप्राइजेस को कोई छेड़ नहीं रहा, कोई आप किस प्रोजेक्ट में हाथ डालें एक आपको डायरेक्शन नज़र नहीं आ रही। ज़राअत की बात करते हैं, होगा, हो रहा है, पता लगता है बम्पर क्रॉप्स नहीं हो रही, भाई शॉर्टफॉल हो रही है। आई थिंक शायद इकॉनमी तो तब रिवैम्प होगी जब वज़ीर आज़म पहले अपनी ये टीम्स को रिवैम्प करें, और 6 चीज़ों के बजाय बेहतर है 1-2 बिग टिकट आइटम्स ठीक कर लें, शायद कुछ बन जाए। लेकिन एक चीज़ क्लियर नज़र आ रही है, देयर इज़ एब्सोल्यूट कन्फ्यूजन जहाँ तक इस मुल्क की मॉनेटरी और फिस्कल पॉलिसी का ताल्लुक है, और अगर यहाँ पे कन्फ्यूजन रही तो फिर आपका मेरा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।